एसआईआर एक वोट चोरी करने का जरिया बन गया है। देखिए एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो गई और इसी क्रम में बहुत सारे नाम कट गए हैं, बहुत आंकड़े सामने आए हैं। इसी क्रम में आपको बता दें कि आज हमारे साथ मौजूद है चंदौली के सांसद वीरेंद्र जी, तो उनसे हम बात करेंगे क्या कहेंगे और कौन से और मुद्दे हैं जिस पर वो बात कर रहे हैं। आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत-बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी। देखिए धन्यवाद। एसआईआर में बहुत नाम कट गए, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए जैसे-जैसे एसआईआर आगे बढ़ा, तो बहुत सी बातें क्लियर होती चली गईं। एसआईआर एक वोट चोरी करने का जरिया बन गया है। हमने देखा कि जब बिहार में एसआईआर हो रहा था, तो आप जानती हैं कि बनारस के आसपास जितनी भी नई कॉलोनियाँ बसी हैं, उसमें 75% जो लोग हैं वो बिहार प्रांत से आते हैं और यहाँ के नागरिक भी हो गए हैं, वोटर भी हो गए हैं। लेकिन जब वहाँ एसआईआर होने लगा तो अपने संपत्ति के बचाने के चक्कर में यहाँ से नाम कटवा करके वो बिहार में चले गए, अपना नाम शामिल करवा दिए मतदाता सूची में और फिर उन्होंने वहाँ वोट कास्ट किया। अब वहाँ जब चुनाव प्रक्रिया खत्म हो गई है और उत्तर प्रदेश में एसआईआर शुरू हुआ है, तो वही मतदाता जो नाम कटवा के एक बार बिहार में मतदान कर लिए और वो पुनः आकर के जो है उत्तर प्रदेश में वाराणसी में अपना नाम जुड़वा रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे थे। मैं अपनी निश्चित जानकारी से अपना आरोप लगा रहा हूँ कि वहां जुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं फार्म 6 के जरिए। सरकार इस पर मौन है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जितने फार्म 6 आवे वो सब नाम जोड़ दीजिए। तो ऐसी परिस्थिति में हमें लगता है कि एसआईआर इररिलेवेंट हो गया है। एसआईआर प्रक्रिया केवल वोट चोरी की प्रक्रिया है और वही मतदाता। कहा गया था कि एसआईआर एक पारदर्शिता है, एसआईआर होगा तो पारदर्शिता ज्यादा है। इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 6.5 लाख मतदाता कटे हैं, जो यहाँ बनारस से वाराणसी संसदीय सीट से 6.5 लाख मतदाता काटे गए हैं, मैंने है नहीं, वोटर लिस्ट से गायब हुए हैं। अब वो मतदाता फार्म 6 के जरिए वापस आ रहे हैं। तो ये एक तरीके से वही प्रक्रिया शुरू हुई है जो हिमाचल से हरियाणा, हिमाचल में वोट किए वही मतदाता हरियाणा में किए, वही मतदाता दिल्ली में किए, वही मतदाता फिर महाराष्ट्र में जाकर के एक एक बूथ पर 50-50, 100-100 की संख्या में वोट किए। तो ये वोट चोरी नहीं तो और क्या है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम सबको सजग रहने के लिए आदेश किया है। हम सब निगरानी में हैं और आने वाले समय में पूरी सूची तैयार कर रहे हैं कि कौन। लेकिन अभी क्या है 2027 के चुनाव को लेकर के भी इसको देखा जा रहा है एसआईआर की इस प्रक्रिया को कि वही तो 2027 के ही चुनाव को देख करके प्रक्रिया चल रही है ना। तो वही मतदाता आएंगे, हम लोग सूची बना रहे हैं और वो सूची हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पेश करेंगे। वीरेंद्र जी इन दिनों देखिए पीडीए पंचांग जो कि काफी हाईलाइट है, पीडीए पंचांग को लेकर के आप लोगों ने अपनी बात रखी, पंचांग लेकर के आए। लेकिन वहीं अगर हम बात कर ले कि जो पक्ष वाले लोग हैं जो सरकार में, उन्होंने कई बातें कही, साधु संत ने भी बहुत सारी बातें कही और बहुत सारी बयानबाजियां हुई हैं कि जो पंचांग है उसमें आपने वहां से अयोध्या का राम मंदिर गायब करके मुस्लिमों मुल्लाओं को शामिल किया। देखिए ये सब नैरेटिव बनाने की बात है और पंचांग पर किसी वर्ग या किसी जाति विशेष का कोई आधिपत्य नहीं है। ये भूमंडल में जितने ग्रह नक्षत्र हैं, ये ज्योतिष पूरा गणित है। जिसको इसका ज्ञान है वो पंचांग बना सकता है। उसका नाम पीडीए भी रख सकता है, उसका नाम कोई और भी रख सकता है। आपने पिछले दिनों देखा था कि नवनिर्वाचित भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वाराणसी पहुंचे और उन्होंने सीधे-सीधे सवाल खड़े कर दिए कि सपा को तो यही नहीं पता कि पी और ए क्या है, पीडीए में पी और ए का मतलब क्या है, क्या कहेंगे आप? अब शायद हमारे माननीय अध्यक्ष जी को ये पता होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिलिट्री स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से वो उनको पी और ए के बारे में
जानकारी होगी। हाँ, वो ज़रूर जो है कि उसको दूसरी दिशा में मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों का हक छीना है और वो इसलिए इसकी परिभाषा दूसरी करने के लिए तैयार है। देखिए, पीडीए पंचांग भी आ गया, तो अब हम ये जानना चाहेंगे पीडीए पंचांग के ज़रिए 2027 की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है। हमारी लड़ाई संविधान में प्रदत्त जो आरक्षण है, जो कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित है, उस पर जो डकैती भारतीय जनता पार्टी डाल रही है, उसको बचाने के लिए है। हमारी लड़ाई उन कमजोर तबकों को अधिकार दिलाने के लिए है, जो संविधान ने उनको दिया है। तो हम इस मुद्दे पर हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और प्रदेश के विकास को एक नई दिशा देंगे, जिसकी रूपरेखा चुनाव के समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रदेश की जनता के सामने लाएंगे। अच्छा, देखिए, चंदौली के किसानों के कुछ मुद्दों को लेकर के आज आपने वार्ता की है, क्या है वो? किन कारणों क्या कारण? देखिए, चंदौली जनपद कृषि प्रधान जनपद है और मुख्य फसलों में धान की फसल प्रमुख फसल है। किसानों की आर्थिक स्थिति धान की फसल से ही निर्धारित होती है। उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियां ऐसी हैं जिससे किसान बहुत परेशान है। अभी तक तो 1 हेक्टेयर में 65 क्विंटल धान निर्धारित था कि उतना रजिस्ट्रेशन के समय कम से कम 65 क्विंटल, अगर 1 हेक्टेयर खेत है तो 65 क्विंटल धान उसकी धान के क्रय केंद्रों पर खरीदी जाएगी। इससे पहले हम लोगों ने जो अनुमान लगाया था उसमें था कि कम से कम 85 क्विंटल अगर पर हेक्टेयर सरकार निर्धारित कर दे तो जो किसानों के यहाँ बचे हुए धान हैं उसकी भी खरीद हो जाए और किसान परेशान ना हो। सरकार की नीतियों के कारण उन्होंने 85 नहीं किया क्विंटल, जिससे आज बिचौलिया हावी है और किसान बहुत परेशान है, किसानों को लूटा जा रहा है। और दूसरी समस्या जो किसानों की है उसमें साधन सहकारी समितियों पर खाद की उपलब्धता न होना। आज किसान परेशान है, यूरिया उसको नहीं मिल पा रही है, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, उसकी काला के लिए तो सरकार तमाम चीजें करे, ऐसा उनका दावा। दावा और हकीकत में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि आप जाकर के देखिए, आज ही अखबार में निकला था कि असना के साधन सहकारी समिति पर खाद वितरण न होने से वहाँ पे कानून जो है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गया था। तो जहाँ ये परिस्थितियाँ आ जाएं और ऐसी परिस्थिति में सरकार को चाहिए कि हर साधन सहकारी समितियों पर पर्याप्त मात्रा में जो है उर्वरक उपलब्ध कराएं, वो भी इफ्को का जो है बनी हुई खाद को उपलब्ध कराएं, जिसे किसान वहाँ पसंद करता है। और जो बॉर्डर के एरिया से जो चोरी हो रही है, जो कालाबाजारी हो रही है खाद की, उसको रोका जाए। तो चंदौली किसानों का क्या कहना है कि मतलब किस तरीके से तो किसानों का ये कहना है कि अभी क्रय केंद्र 10 दिन तक और चलाया जाए और जो मानक निर्धारित बचे हुए जो धान की उनका जो है उपज है वो लोग खरीदें, किसानों को परेशान न करें, कटौती कम करें, ताकि किसानों को लाभ मिल सके और उनके उपज का मूल्य भी मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, आज हमारे साथ मौजूद थे चंदौली के सांसद वीरेंद्र जी, तो उन्होंने हमसे कई मुद्दों पर बात की है, एसआईआर की प्रक्रिया हो या फिर पीडीए पंचांग या फिर चंदौली के किसानों का मुद्दा, कई मुद्दों पर आज हमने बात किया है और उन्होंने अपनी राय भी रखी है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।